आप सब, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो HUQP21DU सोशल वर्क के यूनिट 5 वाले चैप्टर्स पे हम लोग हैं। ये है यूनिट 5। मैंने आपको फिर से बता दूं कि हर यूनिट एंड होने के बाद इस नोट्स में आपको अलग यूनिट का नाम दिख जाएगा। अब देखो, ये यूनिट 5 जो है ना, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन और डिजास्टर वाली चीजों से ऐड करके पढ़ना। तो फ्लड हुआ या अर्थक्वेक हुआ, इन सब चीजों को हम ऐड करके पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक से शुरुआत करेंगे एकदम से। और पूरी सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं एकदम 1 to 1, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो बिना वक्त गंवाए सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, और सारा कुछ आपको एक एक करके समझ में भी आएगा, और सब कुछ मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर देंगे और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखो, ये इंग्लिश में है, इसके नोट्स हिंदी में हैं। आपको मालूम है दोनों लैंग्वेज में हमारे नोट्स हैं, लेकिन आपको एक लैंग्वेज में बोलता हूँ, दूसरे में ट्रांसलेट करता रहता हूँ, ताकि टाइम बचेगा। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि इसका इन्वायरमेंट खराब हो गया इसलिए बिगड़ गया, इन्वायरमेंट ठीक रखना चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट इज इन्वायरमेंट? किसी ने सोचा है पर्यावरण है क्या? अभी तो आप देख लो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंट में ना इंडिया 4th नंबर की जीडीपी हो गई है हमारी। इसके ग्रोथ रेट भी अच्छे खासे हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन आप एक बात देखोगे, हमारा जो पानी है देश का, ना वो पीने लायक बचा है, ना हवा सांस लेने लायक बचा है। एनवायरमेंट तो खराब ही है, लेकिन फिर भी भाई, भारत महान है। लोग कहते हैं ना कि 100 में से 95 बेईमान, लेकिन 5 जो बचे हैं वो उनकी वजह से भारत महान। खैर, अब वो 5 कौन बचे हैं, कहाँ हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी आएंगे बाहर, बोलेंगे कि भाई हम ईमानदार हैं। ये हाल है। तो इन्वायरमेंट इनकम्पासेज एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म है, एक छिपकली, गिरगिट, या अगर मैं देखूं डॉग्स, इन सब, ये सब भी एक ऑर्गेनिज्म है। और ये सब पे जिसका भी असर पड़ता है, जो उससे आसपास घिरे हुए हैं। जैसे मैं अगर बाहर निकलता हूं तो मेरे पास, आप सबसे पहले देखोगे, आसपास के लोग मिलेंगे, एयर मिलेगा, वाटर मिलेगा, आपको मौसम मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी ना आसपास मेरे। वेदर पैटर्न हमें मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो मिलेंगे, लोग मिलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे पॉल्यूशन मिलेगा। इन सब का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा? एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड्स नेचुरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, इंटरैक्ट करता है, और एक तरीके से लाइफ जीता है। क्लियर है? इसमें कोई दो राय आपको नहीं है, एकदम ये क्लियर एजेंडा है, आप इसको समझ लीजिएगा। इन्वायरमेंट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ एंड इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंट जो है ये जिंदगी को सेव करता है इस पृथ्वी पे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, आप देखोगे यहाँ सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। यहाँ जो शेप है, मतलब ये क्यों इस तरीके से है, एनवायरनमेंट ऐसा ही क्यों है, उसका असर क्यों पड़ता है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो किसी जगह पे कोई हमला हुआ, लेकिन आपने देखा होगा इजराइल देश को बहुत सारे यहूदियों को हिटलर ने मार दिया, तो वहां का एनवायरनमेंट डर जैसा हो गया था। डर के एनवायरनमेंट की वजह से वहां के लोगों ने ये पॉलिसी बनाई कि अब डरना नहीं है, अब लड़ना है। तो सर्वाइवल के लिए वो इसेंशियल हो गया, डेवलपमेंट के लिए वो इसेंशियल हो गया, सस्टेनेबिलिटी के लिए इसेंशियल हो। आपको मालूम है ना, इजराइल में रेत ही है, सैंड है, लेकिन उसके बावजूद वहां आप देखोगे तो कंप्लीट आपको वो मिलेगा, सर्वाइवल की पूरी चीजें मिलेंगी। मतलब अब वो देश किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। द टर्म एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट। अब आते हैं थोड़ा बेसिक चीजों पे। इन्वायरमेंट का जो ये वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव किया गया, मतलब ये आया कहाँ से? तो ये एक वर्ड है इन्वायरोनेर। क्या है वर्ड का नाम? इन्वायरोनेर। ये फ्रेंच वर्ड है, ये आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। इन्वायरोनेर से लिया गया है मीनिंग टू सराउंड। इसका मतलब क्या होता है? एक घेरा,
याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एक घेरा, आपके आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, वो इसका मतलब होता है। क्लियर हो गया? इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लिविंग बींग्स। ये सारे बाहरी वो तत्व हैं, फैक्टर्स हैं जो एक लिविंग बींग्स को, जैसे एयर, वाटर, सॉयल एंड ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स आते हैं। आपने सुना होगा नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं। भाई नेचुरल में देखो, जो मोटा मोटी आपको समझना है, बायोटिक इन्वायरमेंट, सीधा समझना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवन है, जान है, प्राण है, जिनमें जान है और प्राण है। एकदम ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो जान प्राण किस में हो सकता है भाई? जान और प्राण हो सकता है बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, अब ये बायोटिक कंपोनेंट को समझिएगा आप, आपको मैं समझाता हूँ, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा भाई? इसमें प्लांट होगा, एनिमल होगा और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने लगेगा। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स। तो अब इसको ऐसे समझिएगा, जो प्लांट्स होते हैं उनमें जीवन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीते हैं मरते हैं, सेल्स भी जीते हैं मरते हैं, आपने सुना होगा। तो ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट में एयर, वाटर, एयर क्यों जरूरी है? हम उसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। सॉयल, ये अबायोटिक है। सनलाइट अबायोटिक है। टेम्परेचर अबायोटिक है। मिनरल्स, जो खनिज है हमारे पास, उनमें तो कोई जीवन नहीं होता, वो तो दबे पड़े हैं, उनको सरकार लाइसेंस देती है, तब वो लोग बिजनेसमैन खोद करके निकालते हैं। यही होता है ना, मिनरल्स हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ओशियन, एटमॉस्फेयर, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट के ही टाइप हैं। और अब आपको बताना है कि फॉरेस्ट जो होते हैं, ये फॉरेस्ट्स, ये बायोटिक हैं या अबायोटिक हैं, किस कैटेगरी में आएगा? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। खनिज भी होता है, तो आपको डिवीजन करके बताना होगा। रिवर्स, है ना, ये सब चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, अब देखो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे जो फिजिकल स्ट्रक्चर आपने बना लिए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया, जैसे बिल्डिंग कोई बना लिया, जैसे आपने रोड बना लिया, सिटीज बना लिया, डैम बना लिया, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना लिया, ये सब अगर आपने बनाए हैं, तो ये सब किस में आएगा? ये सब आपके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, जिसमें वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स गवर्निंग सोसाइटी, ये सब के सब जो हैं आपके सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में आते हैं। जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस। अब आपने क्या बनाया? कुछ गवर्नेंस बनाए, कुछ नियम बनाए, जैसे ट्रैफिक नियम का पालन करना है आपको, गंदगी नहीं फैलानी है, तो ये सब सिविक ड्यूटीज में आती हैं। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में ये सारा कहानी आपको समझना है। लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, ये सब का सब। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में फिजिकल इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग एलिमेंट्स में लिथोस्फीयर, लैंड फॉर्म्स। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। टाइप है ये, कंपोनेंट अलग चीजें हो गई, टाइप में ये कितने प्रकार के हैं। तो फिजिकल होते हैं, फिजिकल में जो नॉन लिविंग एलिमेंट है, जैसे लिथोस्फीयर, हमारे धरती का, आपको मैं समझा दूंगा इसको, इसका तो मैं मैप भी दिखाऊंगा आपको। ये है हमारा लैंड सरफेस जिसपे हम रहते हैं, ये रोड वोड बनता है जिसपे, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, जिसपे हम लोग खेती करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर है जिसपे रॉक्स भी थोड़े बहुत आपको दिखेंगे, सॉयल या मिट्टी दिखेगा, यही सब आएगा। सबसे ऊपर वाली पट्टी, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें लैंडफॉर्म्स होंगे जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो रोड पे चलते हैं, घर बनाते हैं। जब ये डिवीजन आपसे पूछेगा ना और आपसे नहीं बनेगा, अभी तो लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, अरे ये तो सब जान पहचान की चीज है, लेकिन कौन क्या है ये आप जानते ही नहीं हो। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में अभी भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर, एयर एंड गैस सराउंडिंग अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है भाई? एयर एंड गैसेज जो हमारे अर्थ को सराउंड करके रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो मान लो ये पृथ्वी है, इसके, आपको ये तो मालूम होगा ना कि कुछ ऊंचाई तक ही, यानी 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ तो जानते होंगे आप, ये तो हम पढ़ेंगे डिवीजन, अभी टेंशन ना लो। मान लेते हैं 50 किलोमीटर तक हवा मिलेगा आपको। ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी से ऊपर उड़े और 500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर के बाद भी हवा मिल जाएगा जो इससे आप सांस ले सकते हो। ऐसा होता तो अंतरिक्ष यान में जो लोग जाते हैं, वो लोग स्पेस सूट पहन के नहीं जाते,
सीधी बात है ना? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है ना। तो ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स ये सब जो है हाइड्रोस्फीयर के पार्ट के हैं। एटमॉस्फेयर में एयर एंड गैस है। ओशियंस यानी कि समुद्र, रिवर नदियां, लेक, झरने, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की अपनी कहानी आपको मालूम है ना, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और इनका सारा पानी ओशंस में आ रहा है। इसे ओशियंस कहते हैं कुछ लोग, जो भी आपको कह सकते हो। ठीक है, ये ग्लेशियर्स अपने आप में नहीं पिघल रहा है, ये बर्फ की ऐसी चादर है जो कई लाख करोड़ों साल से जमी पड़ी थी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी पूरे धरती का तापमान बढ़ेगा जब, तो तापमान बढ़ता है तो क्या आपके उस बर्फ को रखोगे तो वो पिघलेगा। वही चीज यहाँ पे पिघल रही है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरैक्शन। देखो हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जल्द से जल्द सिलेबस को खत्म करो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। 1-2 सप्ताह आप रगड़ के पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे पार्ट्स पे कवर हो जाएगा। और इसके एक एक फोल्डर या प्लेलिस्ट जो भी आप समझ लो, फोल्डर जिस तरीके से मैंने अरेंज किया है वैसे पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप समझ जाओ, जो हमसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर्म्स ऑफ बायोस्फीयर, जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है, उनको बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे आपको मालूम है ना, पृथ्वी पे सभी जगह तो आप नहीं रह सकते हो, जहाँ हवा और पानी मिलेगा वहीं रह सकते हो। अब आप हिमालय के सबसे ऊपरी हिमालय पे, जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाकर के घर तो नहीं बना सकते हो ना, सोचो, बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। फ्रॉम द फॉर्म्स द बायोस्फीयर, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, तो ह्यूमन एटमॉस्फेयर में आप जहां रहते हो उसके आसपास की जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं वो सब आएंगे। एग्रीकल्चर, ट्रेड, अर्बनाइजेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरैक्शंस विद इन द एनवायरनमेंट, इंटरडिपेंडेंस है। ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड, लाइक प्लांट्स, जो सनलाइट के लिए जरूरी, प्लांट्स को लिए सनलाइट जरूरी है, पानी, मिट्टी, ये सब इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, डायनेमिक नेचर में कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड ह्यूमन एक्टिविटी, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये डायनेमिक नेचर है। ठीक है ना, ये बदलते रहते हैं। ह्यूमन इंपैक्ट क्या पड़ता है इसका, ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम ग्रीन हाउस गैसेज। आपने देखा होगा कि ग्रीन हाउस गैस, यानी इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मेथेन का। मेथेन हर जगह से, बहुत जगह से निकलता है, इवन कि खेतों से हमारे निकलता है, जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनसे निकलता है, जानवरों के पेट से भी निकलता है, ये भी न्यूज़ में आई थी कि, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकल रहा है ये CO2, SO2 और ये सब जो है, ये सब फैक्ट्रीज से निकले हुए हैं और कई करोड़ साल ये अवेलेबल रहेंगे, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रहते हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट हर जगह पे पड़ेगा। देखो अब ह्यूमंस ने क्या किया है, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, बड़ा आपको अच्छा लगेगा जान करके, कि हम इंसानों ने सभी चीज़ों को प्रीमियमाइजेशन कर दिया है। प्रीमियमाइजेशन मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास पहले फ्रेश वाटर था, हम आराम से नल चलाते थे, उसको पीते थे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। अब ये फ्रेश वाटर जो है, इसको हमने गंदा कर दिया। ठीक है, इसको मिसयूज किया, गंदा किया। जहां हम एक बाल्टी से कपड़े धो सकते थे वहां 100 बाल्टी यूज किया, जहां हम नहा सकते थे थोड़े पानी से वहां 500 बाल्टी यूज किया। तो इस तरह से करते करते पानी जमीन के नीचे का खत्म हो गया, वाटर लेवल जो है वो हम चार्ज नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसी पानी को पीने के लिए, सपोज दैट आप उस पानी को पीने के लिए पहले 0 रुपए देते थे, अब उसी पानी को पीने के लिए आप प्रीमियम फी दे रहे हो, यानी वही पानी पीना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। यही हो रहा है ना। अभी देखो, अभी मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स चले हुए हैं। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं या दिल्ली के सराउंडिंग्स में भी रह रहे हैं, वो कितने बेचैन है एयर पॉल्यूशन से, आपको समझ में आएगा जब उनके पास जाओगे, उनके पास रहोगे तब। तो कहने का क्या मतलब है, एयर प्यूरिफायर्स बिक रहे हैं। मैं देख रहा था अमेजन, फ्लिपकार्ट पे कि कितने प्राइस में मिल रहा है, तो 8,000, 10,000, 20,000 एरिया वाइज उन्होंने एयर प्यूरिफायर बना दिए हैं। वो क्या करेगा, आपके घर का जो गंदा हवा है उसको खींचेगा और फिर से फ्रेश एयर छोड़ेगा। अच्छा देखो, इन कंपनी वालों ने
इस आम आदमी को समझने की बात है, ये कोई अलग से नहीं समझ सकता है। मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को पहले गंदा कर रहे हैं और गंदा करने के बाद उसकी प्रीमियम फी दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो सबसे बड़ी नेताओं ने होशियारी की और इंसानों ने सबसे बड़ी जो गलती की वो ये की है कि उन्होंने पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं अटेंड की। कितने लोगों को ये बात समझ में आता है जो मैं बता रहा हूँ? ये 1%, 2%, 3% या 5-10% लोग हैं जिसको ये समझ में आ रहा है। जानते हो कब समझ में आएगा? जब कोरोना जैसी हालत हो जाएगी, जब एयर पॉल्यूशन से लोग चोक होने लगेंगे, मरने लगेंगे, बच्चे हॉस्पिटलाइज होने लगेंगे, जब दिल्ली में एकदम भगदड़ मच जाएगी, तब लोगों को समझ में आ रहा है। अभी AQI 100 चला 1000 चला जाए, 700 चला जाए, कोई फायदा नहीं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, PM2 PM माने पार्टिकुलेट मैटर, जो आपकी नग्न आंखों से दिखता भी नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको आराम से पता तब चलेगा इसका असर जब आपका मतलब लाइफ पे असर पड़ने लगे। आप इसको सीधे समझ लो, लोग मरने लगेंगे, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं दिल्ली में था, मुझे याद है, मैं जिम से आता था और जिम से आने के बाद वाइट बेसिन थी हमारी, तो मैं अब मुंह हाथ साफ करता है आदमी तो काला काला निकलता था। अब आप सोचो कि जिम में जाता है तो आदमी सांस ज़्यादा लेता है, ठंडी सर्दियों की मैं बात कर रहा हूँ, और उस समय वैसी स्थिति रहती थी। तो अभी जा कर के इस सीजन में आप सोचो कि दिल्ली में जगहों पे रह के और इन्वायरमेंट को हम असर ना करें या इन्वायरमेंट से हम असर ना हो, बिल्कुल भी मुश्किल है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट समझ गए। उसके बाद इंसानों ने क्या किया, हवा और पानी का तो मैंने बता दिया, प्रीमियमाइजेशन फी दे रहे हैं हम लोग उसी हवा और पानी को फिर से फ्रेश करके पीने के लिए। बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है। हमने जहाँ जहाँ घर बनाए, जैसे अभी आपने अरावली वाला केस सुना होगा। अरावली वाले केस में क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बता दिया कि 100 मीटर से जो भी कम के हैं चट्टान, उसे आप फॉरेस्ट नहीं मानेंगे, उसे अरावली की श्रेणी नहीं मानेंगे, उसे तोड़ सकते हैं। एक्चुअली आपको मैं समझाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझनी जरूरी है, बड़ा लिंक्ड चीज़ है ये आपके पूरे इस करंट सिनेरियो से समझिए। ये है दिल्ली। अगर प्रॉपर दिल्ली को आप देखोगे ना, इतना ही छोटा है वो, बहुत छोटा है। इससे इधर हरियाणा मिलेगा, यूपी ऊपर मिलेगा, अलग अलग स्टेट इधर उधर हैं, राजस्थान के कुछ जिले मिलते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को सभी लोगों ने घेरा रखा है। एक तरफ से पूरी अरावली की पर्वत श्रेणी है जो कि गुजरात से शुरू होती है, ऐसे ऐसे कवर करके इसको रखती है। दिल्ली में जो हवा जाएगा ना, उसको अगर बहुत तेज रफ्तार की हवा नहीं मिलेगी तो वो उसमें फंस जाता है, स्टक्ड हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो फंसेगा भाई, लेकिन अब वहां भी इतना उत्सर्जन हो, यानी उतना गलत गंदा हवा निकले, इट मीन्स कि पॉल्यूटेड एयर निकले, तो वो तो और जाम करेगा, फंसेगा। सिंपल है, कोई इसमें लॉजिक एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो इन बिजनेसमैन ने सोचा कि यार दिल्ली तो पॉल्यूटेड हो ही गई है, यहाँ तो पैसा दे दनादन हम लोगों ने कमा ही लिया है, यहाँ जगह तो अब है नहीं वैसे भी, तो अब हम चलते हैं, जो यहाँ के अमीर लोग हैं जो 100-100 करोड़ 150-150 करोड़ में घर खरीद रहे हैं, वो उनको अब नए घर बना करके बेचते हैं। कहाँ पे? अरावली में। अरावली का मैप आपने देखा होगा, अरावली दिल्ली के बहुत दूर थोड़ी है। तो अब वो क्या करते कि अरावली का माइनिंग लाइसेंस लेते, माइनिंग लाइसेंस लेने के बाद वो निकलते, यहाँ के सारे मिट्टी पत्थर चूंकि सबको तोड़ते, उस जमीन को समतल बनाते, या वहाँ अगर मिनरल रहता तो उसकी खुदाई करते, फिर समतल बनाते, बराबर लैंड करके वहाँ बिल्डिंग बनाते, और वो बिल्डिंग बना करके फिर से इन्हीं लोगों को कहते हैं कि भाई वहाँ जीवन है, और वहाँ इको सेंटर बनाते, मतलब वहाँ का पूरा जंगल पेड़ पौधा काट के और वहाँ इको सेंटर बनाते। आप मतलब दंग रह जाओगे कि ये किसकी गलती है और कौन इसमें पिस रहा है। वही लोग जिन्होंने 150-150 करोड़ में मल्टीप्लेक्स खरीदा है, पेंट हाउस खरीदा है दिल्ली में, वही लोग अब क्या कर रहे हैं, वही लोग अब सोचेंगे हाँ यार वही जीवन है, वही बचे। उन्होंने इसलिए वो 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे कि उसकी बालकनी में आराम से चाय की चुस्की लेंगे, लेकिन उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि और पैसे कमाएं और भागे, 100 करोड़ को 1000 करोड़ कर दें और ये कर दे वो कर दे, और पॉल्यूशन वगैरह से उनका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, मैं एक हैमिल्टन सिटी है दिल्ली में, उसके 38वें माले पे गया था, मतलब 38 फ्लोर पे। वाकई में बहुत ऊंचाई हुई भाई, 40 के आसपास हो गया ना।
अब मैं वहाँ गया तो वहाँ की जो मतलब वहाँ दीवार नहीं था, वॉल नहीं था, आप समझो ऐसे, वहाँ वॉल नहीं था, वहाँ बालकनी थी और ग्लास का वॉल था, ग्लास के आगे कर्टन लगे हुए थे, हो गया काम। अब ये जो ग्लास है, ग्लास के बाद बालकनी था, एकदम वो सबसे ऊपर वाला इलाका है, ठीक है। और अभी के टाइम में वो अभी भी सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो पॉल्यूटेड है, क्योंकि सारी हवाएं जो गर्म हो जाएंगी वो ऊपर ही जाएंगी। तो क्या हो गया, आप कितना भी महंगा फ्लैट खरीदो, कुछ भी खरीदो, वहाँ जब रहने लगोगे तो आपके पास तो वो क्लीन एयर जाएगा नहीं। तो ये जो अमीर लोग हैं, ये लोग फिर कहाँ बसेंगे कि जहाँ कम पॉल्यूशन हो। जैसे मैंने दिल्ली छोड़ दिया पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। तो मैंने भाई दिल्ली छोड़ करके ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया, ठीक है। मुझे बीएचयू आना था, पीजी करना था, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। बीएचयू में मुझे आदत है भाई उतने पेड़ पौधों के बीच में रहने का, तो वहाँ तो आदमी सर्वाइव कर नहीं पाएगा, यही चीज़ है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट जो है ये लाइफ को सपोर्ट करता है, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, ये सब देता है। आपने देखा होगा लकड़ियों से पहले लोग घर बनाते थे, जंगल काटते थे तो ये ध्यान रखते थे कि वो लकड़ी एकदम पेड़ सूखा हुआ हो, ये सब चीज़ें। इकोलॉजिकल बैलेंस भी देखते थे, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी भी देखते थे। उसके बाद जो है इनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना। प्रोमोट्स वेलबींग, क्लीन इन्वायरमेंट प्रिवेंट्स डिजीज एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो करता ही है। क्लीन इन्वायरमेंट अगर रहता है तो क्या फर्क पड़ता है, आप ही बताओ क्या फर्क पड़ता है। आपने से बहुत सारे लोग हैं, क्लीन इन्वायरमेंट का वही फर्क पड़ता है जो अभी दिल्ली में रहने पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इनेबल डेवलपमेंट, अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो भाई इन्वायरमेंट को तो चाहिए एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए। अभी मैं खेतों में एक दिन गया था, तो खेतों के साइड साइड में वाइट 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 नमक टाइप मुझे दिखा, तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो लोगों ने कहा कि ये कछारी है। कछारी इन द सेंस कि जब हम फर्टिलाइजर, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है कि वो फसल को तो जितनी चाहिए उतनी चाहिए, लेकिन बाकी तो मिट्टी में वैसे ही रह गया ना, और ऑलमोस्ट वो नमक के इक्विवेलेंट वाला चीज़ ही होता है। नमक नहीं होता है कंप्लीटली, नमक का इक्विवेलेंट होता है, जो उसके नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब तो घुल जाएंगे, बाकी चीज़ें रह जाएंगी। मिट्टी को लोगों ने क्या शुरू कर दिया है गांव में, उसको कटवाना शुरू कर दिया है, मिट्टी को ऊपरी लेयर कटवा देते हैं। अरे भाई लीचिंग प्रोसेस होती है, वो फर्टिलाइजर नीचे तक जाता है, लेकिन लोगों को लगता है कि चलो इसको कटवा देते हैं, तो लोग इसको भी शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये मतलब क्लीनली रहे, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। थ्रेट टू द इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, एयर वाटर सॉइल डिग्रेडेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है ना। ये जो है इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन जो है ये थ्रेट है। डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट लॉस्ट ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड सिटीज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब समझिएगा, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होगा कि जंगलों को काटना, किसके लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सिटीज के लिए, ठीक है, नगरों के लिए, ये सब आपको एकदम इसेंशियल है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, यानी राइजिंग टेम्परेचर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, एक्सट्रीम वेदर, ये सब भी आपके एक बहुत बड़े पॉइंट हैं भाई। आप टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, आप गर्मी में देखो, और ठंडी में जो ठंडी पड़ रहा है वो देखो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके असर देखो, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे बारिश हो रही है तो इतनी बारिश हो रही है भारत में कहीं कहीं, जो पॉसिबल ही नहीं था पिछले कई सालों तक बारिश होना, वहाँ उस जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आप यकीन नहीं करोगे कि भाई बारिश इतनी भी हो सकती है क्या। ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार। डिफॉरेस्टेशन, दबा के पेड़ काटे जा रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे। अब ये सब देखो इसलिए हो रहा है कि जनता को पहले नेताओं ने मूर्ख बनाया है, जबरदस्त मूर्ख हैं, तो वो ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। अब कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है, व्हाट्सएप से जो आपको मिल रहा है तरह तरह के ज्ञान, या यूट्यूब से ही मिल जा रहा है, तो वो आप उस टिकाऊ ज्ञान थोड़ी है, आप उस पर बहस थोड़ी कर सकते हो, लॉजिक दे सकते हो थोड़ी, थोड़ा बहुत जाकर के ज्ञान दे सकते हो किसी को, वो आपका टिकाऊ तो है नहीं, आप उसके दम पे लड़ तो नहीं सकते सरकार से, है ना, सारी एजेंसीज पीछे पड़ जाएंगी। तो ये मनमाना चल रहा है कि एकदम, अभी मैं अभी क्या सिचुएशन देख रहा हूँ, कहीं माइनिंग लाइसेंस दे दो, वहाँ 10 लाख पेड़ है काट दो,
उसके बाद वहाँ फैक्ट्री लगा दो, पहले पेड़ काट के ख़त्म कर दो, उसके बाद फैक्ट्री लगा के वहाँ गंदा कर दो, हो गया काम, आपका फिनिश हो गया। मतलब जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है उसकी कुछ नहीं सोचनी। अच्छा, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं लोग, उनको लग रहा है कि वो स्पेशल लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत होएगा नहीं, है ना। वो दे देना पेड़। अरे भैया कुछ ऐसा जुगाड़ निकालो कि आप अपनी फैक्ट्री भी लगा लो और पेड़ भी वहाँ रहें। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें गर्म पानी छोड़ी जाएगी, जो फैक्ट्री लगेंगी उनमें किसी ना किसी तरीके से ट्रीटेड वाटर यूज़ नहीं करना है, अब वो ऐसे भी ख़त्म कर देगा। आप किसी चीनी मिल के बगल में जाओ, चीनी मिल से जो पानी निकलता है ना, वहाँ पे कोई वाटर सोर्स होता है, तो उसको नियम है कि भाई उस पानी को मैंने ठंडा करके नॉर्मल वाटर की तरह निकालना है, लेकिन गर्म पानी वो लोग छोड़ देते हैं, मछलियाँ सारी मरने लगेंगी। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, ये याद रखिएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद करिए, हमने पढ़ाया था ना आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाया था, ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। इसका उपाय, इन सब चीज़ों का उपाय, इन्वायरमेंट के जो थ्रेट्स हुए हैं, ख़त्म हो रहा है, हम पॉल्यूटेड एयर में रहने, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैंने अभी बताया ना कि अगर कोई फैक्ट्री लग रही है तो उसकी पूरी असेसमेंट हो कि वो लगने से पेड़ तो नहीं काटोगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही पेड़ काटो, बाकी आप पेड़ों के बीच में ही रास्ता बनाओ, बिल्डिंग बनाओ। आप सोचो, ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। एकदम ज़मीन खाली चाहिए तो भाई खाली ज़मीन हुई ढूंढो आप, जो अभी खाली हो, नए जो है उसके लिए लैंड एरिया को अक्वायर करो जिसमें फॉरेस्ट है ही नहीं। कोई होशियारी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी इसी धरती के रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यूजिंग रिसोर्स वाइजली टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, ये आपको ब्रुटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अच्छी परिभाषा मैंने पढ़ाई थी, आप जाकर के जरूर वो वीडियो देखिएगा। ये कैसे हम कर सकते हैं, तो जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो उसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्व करके, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या यहाँ बात है जो आपको समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं, एयर, वाटर, इन सब का कंजर्वेशन जरूरी है। यानी वाटर लेवल जो है, बिहार के कुछ गांवों में पानी की दिक्कत आ गई थी गर्मी में। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पहले क्या होगा, पानी खत्म होगा, तो पानी किस लिए खत्म होता है, क्योंकि हमने पानी सारे मतलब ज़मीन से नीचे से निकाल लिए। वेस्ट रिडक्शन हमें करना होगा, कचरा बहुत फेंक रहे हैं। अभी एक कुछ योजनाएं चली हैं, प्रधानमंत्री, ये जो सफाई वाली योजनाएं हैं ना, तो इन सब योजनाओं में देखोगे शहर से बाहर ले जाके अर्बन कचड़े को, गार्बेज को इकट्ठा कर देते हैं। मतलब आपका शहर से उठाए, गाड़ी पे लादा और ले जाके कहीं लैंडफिल एरिया में रखते जा रहे हैं, उसको अनट्रीटेड तरीके से रखे जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, एकदम वो जा रहा है। समझिएगा ये कितनी सीरियस चीज़ है, ठीक है। अब वो रखते जा रहे हैं भाई, लेकिन वहाँ वो पॉल्यूशन की जड़, अगर वहाँ बारिश हुआ तो वो और फैलेगा, बीमारी फैलाएगा, लोग वहाँ नाक बंद करके पास करते हैं, और इस तरीके से कभी भी समाधान नहीं मिलेगा। और जब भी उसको क्लीन करने की बात आती है तो उसको जेसीबी से थोड़ा इधर उधर उलट पलट देगा, काम खत्म हो गया। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं ठेकेदार। तो कहानी से क्या सीख मिलती है कि आप कुछ भी कर लो, एक तरफ कचरा करके दूसरी तरफ सफाई भी कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट को रिड्यूस करना है, वेस्ट को इस तरीके से करना है जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स या जो ग्रीन कचड़े हैं उनको अलग कर लो, ताकि उनको फर्टिलाइजर के तौर पे या किसी ऐसी कंपनी को दे दो, या कोई ऐसी कंपनी हो जो उसका फर्टिलाइजर बना दे। और जो प्लास्टिक मटेरियल है बैन कर देना चाहिए कम्प्लीटली, क्योंकि कचड़ों में, जो हमारे यहाँ कचड़े हैं यानी कि जो गार्बेज हैं, उनमें अधिकतर प्लास्टिक मटेरियल है। वेस्ट रिडक्शन करेंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। रीफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, रिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, रिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को फिर से लगाना है। लेकिन दुख की बात क्या है कि अगर कोई 1000 साल या 100 साल, 50 साल, 60 साल से लगा हुआ पेड़ है तो उसकी पूरी इकोसिस्टम है, पूरी इकोसिस्टम है, और वो पेड़ वहां बहुत ऑक्सीजन जनरेट कर रहा था। समझिएगा ये चीज, बहुत ऑक्सीजन वो सच में जनरेट कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक झटके में काट दिया। काटने में टाइम कितना लगा, 1 दिन, और वो बना कितने में था, 100 साल से। तो आपने काट तो दिया,
अब आप सोचोगे कि उसकी जगह पे एक छोटी सी झाड़ी लगा दें, जो अभी नया पेड़ है वही लगा दो, कुछ नहीं होगा उससे। आप वैसे 10,000 पेड़ भी लगाओगे ना, तब भी पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी बराबरी करे। अब सोचो कितने पीछे हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया भाई, वो पेड़ काट दिया, रिफॉरेस्टेशन करके भी क्या होगा। इसलिए पहले तो पुराने पेड़ों को बचाओ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, वेस्ट को रिड्यूस करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो। रिन्यूएबल में आज एक ट्रेंड चला हुआ है, जो ये बैटरी बेस्ड सिस्टम है, गाड़ी कार, सरकार खूब प्रमोट कर रही है इसको। देखो सरकार प्रमोट कुछ भी कर रही है, उनका टारगेट जो भी है, उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है कि अब उनको दिख रहा है कि भाई हमें डिपेंडेंसी कम कर। लेकिन ये जो बैटरी का इकोसिस्टम है, इसको भी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो ज़मीन से ही निकल रही है ना। जैसे पेट्रोल निकलता है ज़मीन के नीचे से, वही चीज़ यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, रिफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हो गया। अब इन्वायरमेंट इज फाउंडेशन ऑफ, मतलब अर्थ, ये कंक्लूजन मैंने लिखा, ये फाउंडेशन है। हमें ऐसी पॉलिसी एक्शंस या जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि जो इसको बचाने में हेल्प करे, ठीक है ना। अगला है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर यहाँ देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपके पूरे सिलेबस का पार्ट है, और जब ये पढ़ेंगे तो इसमें एक अलग चैप्टर, एक अलग यूनिट की बात होगी। तो अगला जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।